हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जैसा आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है 27 जून 2023 के शिफ्ट 2 के पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। हम इत्मीनान से सॉल्व करेंगे अगले 25 क्वेश्चन। मजा आएगी आपको। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन आर ओपन, आप लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली टेक ऑल योर डाउट्स। तो देखते हैं क्या है भाई पहला क्वेश्चन। जैसा मैं कहता हूं कि भाई इस सीरीज में आपको एकदम पावर पैक रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अननेसेसरी की बातों में। तो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1, जरा देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। कहते हैं 20 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्राप्त लाभ प्राप्त होता है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो बेटा, आप कह रहे हैं 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है। मान लो एक आर्टिकल का एसपी कितना है? एक आर्टिकल का एसपी है 1 रुपए, तो 20 आर्टिकल का एसपी कितना आ जाएगा? 20 आर्टिकल का एसपी आ जाएगा 20 रुपए। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे प्रॉफिट बताओ, तो क्वेश्चन कह रहा है 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए का। तो अब मैंने 20 रुपए का बेचकर 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, मैंने 20 रुपए का बेचा है कोई चीज और 5 रुपए का लाभ कमाया है, तो बोलो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस कितना होगा? भाई 20 का बेचा, 5 का लाभ कमाया, इसका मतलब 15 की वस्तु रही होगी। तो अगर मैं सीपी की बात करूं यहां से, तो सीपी हो जाएगा 20 माइनस 5 यानी कि 15। आपको पता है लाभ प्रतिशत एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो 15 हो गया कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हो गया 5, तो 5 बटे में 15 इंटू में 100, दिस इज 1/3 और आंसर आ जाएगा 33 कंप्लीट 1/3%। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। मैंने बहुत डिटेल, बहुत ज्यादा टाइमिंग ले ली है। आगे ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आपके दिमाग में दिखना चाहिए कि 5/15 1/3 33 कंप्लीट 1/3 आंसर लॉग राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार प्रत्येक पेन 12 में, प्रत्येक नोटबुक 25 में और प्रत्येक नोटबुक कवर 8 रुपए में बेचता है। यदि वह 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 नोटबुक कवर बेचता है तो प्रति वस्तु औसत मूल्य क्या होगा? दशमलव के 2 स्थानों तक हमें बताना है। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देख लो, 12 रुपए में एक पेन कितने में? 12 रुपए में। और यहां पर वो 5 पेन खरीद रहा है, तो कितने में, कितने का होगा? तो भैया 12 पंचे 60 रुपए का, तो ये उसने बेचा। आगे बढ़ जाओ, प्रत्येक नोटबुक 25 में और यहां पर 8 नोटबुक बेच रहा है, तो 25 इंटू 8 मतलब 200 रुपए की तो उसने नोटबुक बेची है। आगे बढ़ जाओ, नोटबुक कवर 8 रुपए में, यहां नोटबुक कवर कितने हैं? 16, तो 16 गुणे 8 128 रुपए। ये तो आ गया आपके पास है। अब कह रहे हैं प्रति वस्तु औसत मूल्य बता दो, तो सबसे पहले टोटल मूल्य निकाल लो। ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 3, तो टोटल जो प्राइस है वो 388 रुपए में बेचा गया। कह रहे प्रति वस्तु औसत मूल्य, तो टोटल वस्तुएं कितनी बेची गई हैं? 8 5 13 और 16 13 29, तो एवरेज प्राइस कितना आ जाएगा? एवरेज प्राइस कितना आ जाएगा? यहां पर टोटल आर्टिकल बेचे गए हैं 388 के और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? देख लो, 5 पेन 8 किताब, तो 8 5 13 और 13 प्लस 16 29, तो डिवाइडेड बाई 29। 29 1 जा 29, बचेगा कितना? 9 98, 29 तिया 87, बचेगा कितना? 87 10 97 का 98, 11 बचेगा। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया 110, 29 गुणे 4 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 13.3 के अप्रॉक्स यही आपका ऑप्शन है। 13.38 वी कैन से इज द आंसर। बाकी देख लो, वो 83 क्लोज ऑप्शन दे रखे थे, पूरा ही सॉल्व करना पड़ता। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। जब एवरेज प्राइस या इस तरह की बातें हो रही हैं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, जरा देखते हैं साहब। कह रहे हैं एक टीवी निर्माता किसी वस्तु के थोक व्यापारी को 8% के लाभ पर बेचता है। थोक व्यापारी उसे 10% के लाभ पर एक खुदरा विक्रेता को बेचता है। एक खुदरा विक्रेता बदले में इसे ग्राहक को 11,050 में बेचता है, जिससे 15% का लाभ होता है। निर्माता का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्ण संख्या आपको बतानी है। क्वेश्चन होने वाला है भयंकर कैलकुलेटिव, होमवर्क दूंगा, प्रोसेस आपको बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा कैलकुलेशन के प्रैक्टिस आप भी करिए, मैं तो कर ही लूंगा। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एक टीवी निर्माता किसी थोक व्यापारी को 8% के लाभ पर बेचता है। मान लो प्राइस कितना था? पी था।
अगर 8% के लाभ पर बेचा जाएगा, मतलब स्वयं के 108% पे बेचा जाएगा, तो 108% अगर पी का निकालोगे तो 108/100 करोगे, और 108/100 को अगर आपने 4 से काटा तो कितना आ जाएगा, 27/25। कितना आ जाएगा, 27/25। आगे बढ़ जाओ, खुदरा विक्रेता को बेचता है, उसको यहां 8% हो गया, उसके बाद थोक व्यापारी उसे 10% के लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेचता है। अगर 10% का लाभ यानी कि 110% पे बेचोगे, और 110% पे बेचने का मतलब मैं 110/100 यानी 11/10 लिख दे रहा हूं। आगे बढ़ो, खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक को 11,050 में बेचता है, जिससे 15% का लाभ होता है, मतलब 11,050 में फाइनल बेची गई है, लेकिन प्रॉफिट इसको कितना हुआ है, 15% का। 15% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 115% पे बेचा गया। 115/100 अगर 5 से काटोगे तो 23/20 आ जाएगा, और ये वैल्यू 11050 इसके बराबर आएगी। यहां से आपको पी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ही कह रहा है केवल पूर्ण संख्या में मान ले, मतलब मामला डेसिमल में होगा तो वैल्यू कट नहीं रही होंगी, चेक कर लो। 5 1 6 1 7, ना 3 से कटेगा ना आपका 9 से कटेगा। उसके बाद 5 1 6 11 से भी नहीं कट रहा, तो आपको अब आगे का सॉल्व करना है, मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूं। अगर फिर भी ना कर पाओ तो बताना। 11050 इंटू में 25 दहमत 250, 250 इंटू में 20 कितना आ जाएगा, 5000। तो ये आ जाएगी वैल्यू यहां पर ये, और नीचे आ जाएगा 27, और इंटू में 23 गुणे 11 या 27 गुणे 11 करो तो ज्यादा आसान आ जाएगा। 27 इंटू में 11 करेंगे तो 270 प्लस में 27 297, और इंटू में कितना आ जाएगा, 23। आगे कोई वैल्यू कट नहीं रही, काट पीट आपको मचाना होगा। नीचे का गुणा करना आसान है, कैसे, इसको 300 मान लो, तो 23 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 69। तो 6900 माइनस में 69 कर लीजिए, तो 6900 माइनस में 69 तो कितना आ जाएगा, 6831। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6831। बाकी अब आपको सॉल्व करना है, आप करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई मैथ्स नहीं है, प्योर कैलकुलेशन है। करिएगा, लेकिन करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन में। हमने किया है इस प्रश्न को कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग से, नहीं होगा बताना, मैं आके सॉल्व कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं साहब, एक स्टोर एक छूट योजना की घोषणा करता है। एक शैम्पू की बोतल खरीदे और उसी गुणवत्ता, आकार और उसी कीमत के दूसरे शैम्पू पर 60% की छूट प्राप्त करे। ये कह रहे हैं भैया एक खरीदो और दूसरे पर 60% पाओ, ये है योजना। अब कहते हैं प्रत्येक शैम्पू की बोतल का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है, स्टोर का लाभ प्रतिशत बताओ। लैंग्वेज का गेम है और कुछ नहीं है। देखो बेटा, एक तरफ मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस और एक तरफ लिखा मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य। क्या कह रहा है जरा देखो, प्रत्येक शैम्पू की बोतल का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। अगर मैंने अंकित मूल्य 100 मान लिया, कोई चीज इससे 60% कम है, कोई चीज इससे 60% अगर कम है तो 100 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 40। मतलब वस्तु का कॉस्ट प्राइस मात्र 40 रुपए है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्टोर एक छूट योजना की घोषणा करता है कि एक बोतल खरीदो तो उसी तरह की दूसरी बोतल 60% छूट पे प्राप्त होगी। मतलब पहली बोतल, फर्स्ट बोतल जब वो खरीदेगा, फर्स्ट बोतल तो कितने में, एमपी पे बेची गई होगी यानी कि 100 रुपए। और जब वो सेकंड बोतल बेचेगा तो सेकंड बोतल में कह रहे हैं कि उसी तरह की दूसरी बोतल पर 60% की छूट प्राप्त करे। मतलब 100 की वस्तु 60% डिस्काउंट पे बेची जा रही है, यानी 40 रुपए में बेची जा रही है। तो दोनों वस्तुओं को बेचा जाएगा, जो एसपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 140 रुपए। लेकिन आपका सीपी 2 बोतल का कितना आ जाएगा, 80 रुपए। मतलब आपकी 80 रुपए की वस्तु अभी भी 140 रुपए में बेची जा रही है, यानी 60 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 80 पर, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आ जाएगा 3/4 और ये वैल्यू आ जाएगी 75%। ऑप्शन नंबर सी, 75%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस भाषा समझनी है, भाषा समझ जाएंगे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन।
आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे। वीडियो पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन 11 और 44 का मध्यानुपाती कितना होगा? भाई 22 होगा, डायरेक्ट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है भाई? 44 गुणे 11 कितना होता है? 484 होता है। 44 गुणे 10 440 और प्लस 44 यानी 484 जो कि 22 का स्क्वायर होता है। अल्टीमेटली ये ऐसे किया गया 11 इंटू में 11 इंटू में 4 और यहां से 11 आएगा, यहां से 2 आएगा, 22 या 44 गुणे 11 का अंडर रूट निकालोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, ऐसी वैल्यूज को सोचने की जरूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए एग्जामिनेशन में। कहते हैं एक बस 70 किलोमीटर पर आवर की गति से 36 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? भाई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है? 70। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल मुझे पता होगी, समय देखो 36 मिनट है, मैं इसको घंटे में बदलूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा। अब देख लो ये और ये तो कट गया, 6 से 6 बार चला जाएगा, 7 गुणे 6 42, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 42 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है। हालांकि ये डाउट वाला प्रश्न है नहीं, इतने बच्चों वाले प्रश्न है, डायरेक्ट आंसर करना चाहिए। 5-5 सेकंड के क्वेश्चन पढ़ो, आंसर टिक करो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर टिक करो। दीज क्वेश्चंस आर लाइक दैट ओनली, कुछ भी नहीं है यहां पर दोस्त। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 693 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर 693। 11 से काट दीजिए, 2 बार 11 बचे, 11 गुणे 6 66, बचेगा 3, 11 3 33। अब देख लो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 63 इंटू में 7 अपॉन में 4। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 इंटू में 7 इंटू में 7 अपॉन में 4। आर बराबर कितना आ जाएगा? देखो अंडर रूट लेना है तो मैं डायरेक्ट हटा रहा हूं, यहां से 3, यहां से 7, यहां से 2, तो ये आ जाएगा 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान सा कैलकुलेशन था इस प्रश्न में, कोई दिक्कत की बात यहां नहीं होनी चाहिए। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। हालांकि इन क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सोचना हो तो मैं एक्सप्लेन भी करूं। ये क्वेश्चन तो फॉर्मूला लगा के आंसर टिक कर देना है, ठीक है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। एम भाई हमारे कहते हैं थोड़ा रुक के बताओ। दोस्त रुक के क्या होगा, मैं डेफिनेटली आप इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर लो या करके देख लो। अच्छे क्वेश्चन में मैं पूरा टाइम दूंगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कहते हैं। यदि 45 पुरुष 360 मीटर लंबाई की दीवार 18 दिनों में बना सकते हैं, तो उसी प्रकार की 180 मीटर लंबाई की दीवार 15 दिनों में बनाने में कितने पुरुष चाहिए? ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? m1d1/w1 बराबर m2d2 अपॉन w2। मतलब क्या है? 45 पुरुष 18 दिनों में काम करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? m1d1 अपॉन में w1 ये बराबर हो जाएगा m2d2 अपॉन में w2। क्वेश्चन क्या है? 45 पुरुष कितने दिनों में? 18 दिनों में। काम कितना है? 360 मीटर लंबी दीवार है, ये बराबर होगा 180 मीटर लंबी दीवार बनानी। मतलब वर्क 2 कितना है? 180। और क्या है? 15 दिनों में बनानी है, तो डी पता है, एन कितना होगा अपने को पता नहीं है। ये 2 बार चला जाएगा, ये 9 बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 27, यानी कि 27 पुरुष एज पर द गिवन कंडीशन 180 मीटर लंबी दीवार को जो भी 15 दिन में बनाना है तो वो बना देंगे। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, एकदम आराम से हम ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। कोई दिक्कत लग रही है बेशक से आप पूछ सकते हैं। मैं बढ़ता हूं बच्चा लोग अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा एक क्वेश्चन हमने कल के शिफ्ट में भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिख रहा है अपने आप को। देखते हैं क्या है। कह रहे हैं मीन प्रोपोर्शन ऑफ इस वैल्यू। मीन प्रोपोर्शन निकालना है, क्या करोगे? अंडर रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 3 + अंडर रूट 5 मैंने ले लिया, और दूसरा क्या आ जाएगा? 15 माइनस में अंडर रूट 125। यहीं पर मैं एक काम करता हूं, अंडर रूट 125 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 अंडर रूट 5। बोलो हाँ या ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5 अंडर रूट 5। भाई 5 गुणे 5 गुणे 5 बनेगा, 5 बाहर आ जाएगा रूट से, 5 अंडर रूट 5 बन जाएगा। अब एक काम करते भाई, गुणा उड़ा कर लेते हैं और यहीं से कुछ ना कुछ निकलेगा आंसर। तो 15 गुणे 3 कितना आ जाएगा? 45, माइनस में 15 अंडर रूट 5 आ जाएगा। फिर
ये आ जाएगा प्लस का 15 अंडर रूट 5 और लास्ट में ये और ये गुणा होगा तो ये माइनस का आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। देखो दोस्त ये और ये तो कट गया, 45 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट का 20। और अंडर रूट 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू में 5, यानी कि 2 अंडर रूट 5 अपना आंसर आना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो सिर्फ थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन, दिखने में लग रहा था कि पता नहीं सर्ट्स के फॉर्म में क्या ही लिख दिया गया, बट क्वेश्चन बेहद आसान था। आगे चल के वैल्यू अपनी कट रही थी, कोई दिक्कत की बात यहां नहीं होनी आपको चाहिए, और दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं जरा देखिए। ए 10 दी गई संख्याओं का औसत है, बी 2 संख्याओं को 3 अन्य भिन्न संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद का औसत है। बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है देखने में। हटाई गई संख्याओं का औसत 48 है और नई शामिल की गई संख्याओं का औसत 56 है। यदि a प्लस बी बराबर 438 तो a माइनस बी का मान बताओ। प्यारा है क्वेश्चन है। अब इसको देखो इत्मीनान से बताएंगे आपको, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे। देखो क्या कह रहा है, ए जो है 10 संख्याओं का औसत है। कितनी संख्याओं का, 10 संख्याओं का। तो मैंने एक तरफ नंबर लिख लिया और एक तरफ एवरेज लिख लिया। तो 10 संख्याएं हैं और एवरेज इनका क्या है, ए। आगे बढ़ो, देखो क्या कह रहा है, 2 संख्याओं को 3 अन्य संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद का औसत भी है। अब देखो कितनी संख्याएं थी, 10। 10 में से 2 निकल गई, कितनी बची, 8। 3 और लेके चले आए तो कितनी हो गई, 11। भाई 2 गई और 3 आ गई तो एक बढ़ ही गया, तो 11 संख्याएं हैं और इनका एवरेज क्या है, बी। फिर से रिपीट करके समझा रहा हूं, बी 2 संख्याओं को 3 अन्य भिन्न संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, मतलब उनको हटाकर 3 नंबर और लाए गए हैं, उसके बाद का औसत है। तो अगर यहां से 2 हटाए तो 8 बची, 3 लेके आए 11 हो गए और उनका एवरेज है बी। यहां तक बात क्लियर, सिंपल सी बात है। हटाई गई संख्याओं का एवरेज 48 है। देखो नंबर कितने हटाए गए थे, 2, और 2 का एवरेज अगर 48 है तो इन 2 संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा, 96। बोलो हाँ या ना। और क्या कहते हैं, और नई शामिल की गई संख्याओं का औसत 56 है। शामिल कितनी की गई है, 3, तो इन 3 संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा, 50 3 150, 6 18, यानी कि 168। तो देखो ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ा होगा, 2 गई तो कितना लेके गई, 96। ये वाली संख्याएं तो माइनस में गई हैं और ये आया है, तो 96 गया और 168 वापस आ गया। तो रिजल्टेंट कितना होगा, 4 इधर और ये, मतलब 72 आपके पास प्लस में आ गया, क्योंकि 168 आया है और आपका 96 वहां से गया है, तो 72 आप अभी भी पॉजिटिव हो। यहां तक बात क्लियर। अब कह रहे हैं कि भैया a प्लस बी बराबर 438 है तो a माइनस बी का मान बता दो। अब देख लो 10a जो पहली संख्याएं थी इनका योगफल कितना आ जाएगा, 10a। अगर इस 10a में मैं 72 जोड़ दूं तो क्या ये 11b के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। भाई 11b में क्या हुआ, 96 गया और 168 आ गया, कुल मिला के पहले से 72 बढ़ गए, तो पहले से 72 मैंने बढ़ा दिया तो ये 11b के बराबर आ जाएगा। यहां से बात अपने पास ये निकली कि 10a माइनस में 11b, या इसको ऐसे कर लो तो ज्यादा बेटर होगा, क्यों अननेसेसरी नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे। तो मैंने लिखा 11b माइनस में 10a ये बराबर आ जाएगा 72। 11b माइनस में 10a ये बराबर किसके आ जाएगा, 72 के। और एक इक्वेशन अपने को दे रखा है a प्लस बी बराबर, ये दे रखा है a, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन, यहाँ पे b, और ये बराबर दे रखा है 438 के। बराबर करना है तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 10 का गुणा कर दो, 10a 10b 4380। ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 11b प्लस में 10b यानी कि 21b, और ये बराबर इनको जोड़ दो, ये 2 आ जाएगा, 8 7 15 का 5 आ जाएगा, कैरी ऑन 1 3 1 4, और ये आ जाएगा 4 4 4 5 2। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 44 52 और अपॉन में 21। देखो 7 से कट रहा है क्या ये वैल्यू, 21 से कट रहा है, 21 दूना 42, बचेगा 2 25, हाँ कट रहा है।
21 दूना 42 बचेगा 2, 25 हो गया, 21 एकम 21 बचेगा 4, 21 दूना 42, 212 वैल्यू आ गई। अब देखो अगर b बराबर 212 है तो a बराबर कितना होगा, दोनों का योगफल 438 है, तो 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और ये 4 में से 2 जाएगा 226। a माइनस बी आपसे पूछा गया है, 26 और 12 14 का डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, हालांकि कैलकुलेशन इसे नहीं कहूंगा, ये तो मैंने बहुत बेसिक वाला आपको तरीका बताया है कि कैसे एक नंबर को बराबर करके काट दो। भाषा थोड़ी सी ठीक थी इस प्रश्न की, थोड़ी सी भाषा ठीक थी। क्वेश्चन ओवरऑल अभी तक जैसे हम देख रहे हैं कि सिलेक्शन फेज में पेपर का स्तर काफी डाउन रहता है, उस कंपैरिजन में देखो तो एक थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन अपने को मिला है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहां पे नहीं होना आपको चाहिए। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है अपना अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 11। कहते हैं एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, यानी कि 75% पे बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 150 है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखो बेटा, अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे रहा है, यानी अंकित मूल्य के 75% पे बेच रहा है, तो 75% की वैल्यू कितनी है 150, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसमें तो कुछ रिपीटिशन की जरूरत लग नहीं रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ डिवीजन की बातें हो रही, देखते हैं क्या कहते हैं। एक विभाजन में डिवाइजर यानी भाजक भागफल का 12 गुना यानी कोशेंट का 12 गुना है, शेषफल का 9 गुना है, रिमाइंडर का 9 टाइम्स, शेषफल 96 है। तो देखो बेटा, रिमाइंडर हमें कितना कह रहा है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 96। अब देखो भाजक क्या है और शेषफल का 9 गुना है, मतलब ये भाजक क्या है, इस भागफल का तो 12 गुना है और इस रिमाइंडर का 9 गुना है। तो अगर मैं यहां से डिवाइजर की बात करूं यानी कि भाजक की बात करूं, तो वो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 इंटू में 96, क्योंकि रिमाइंडर का 9 गुना है। 9 6 54 का 4, कैरी ऑन 5, 9 9 81 प्लस 5 86, 864। ये हो गया कि जो भाजक है वो रिमाइंडर का 9 गुना है, और कह रहा है यही जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है। यानी कि अगर मैं यहां से कोशेंट निकालूं, यहां से कोशेंट निकालूं जिसे हम कहते हैं भागफल, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ये इसका 12 गुना है। मतलब अगर मैं इसमें 12 से डिवाइड कर दूं तो कोशेंट आ जाएगा। करते हैं जरा, 12 गुणे 7 84 बचेगा, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, ये तीनों आ गए, रिमाइंडर डिवाइजर कोशेंट आ गया। कह रहे हैं कि भैया वो भाज्य बता दो, मतलब जिस संख्या को डिवाइड किया गया है वो संख्या कितनी होगी। तो क्या हो जाएगा, डिवाइजर इंटू में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। करते हैं, 72 गुणे 4 कितना होता है 288, 288 का 8 लिखा, कैरी ऑन 28 गया। 72 गुणे 6, 7 छंग 42, 2 छंग 12, तो 420 और 432, 432 प्लस 28, तो 432 8, 440 20, 460 का 0, कैरी ऑन 46। फिर आ गया जो 72 गुणे 8, तो 7 8 56 यानी 560, और 2 8 16, 576, 576 प्लस में 46, तो 576 और प्लस में 46, तो 76 के बाद 24, तो ये हो जाएगा, तो 600 और 24 34 44 2 46, 622, कितना आ जाएगा 62208, ये वैल्यू आ रही है। प्लस इसमें रिमाइंडर जोड़ दीजिए, 96 जोड़ दीजिए, 8 से 14 का 4, कैरी ऑन 1, 9 10 का 0, कैरी ऑन 1, और ये आ जाएगा 62304, ऑप्शन नंबर सी। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू बड़ी थी तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बोलिए अगर कोई दिक्कत लग रही है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा कठिन नहीं था, भाजक भागफल एकदम कच्चा 2 3 4 वाली बातें हैं, भाषा समझना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ता हूं मैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ, देखता हूं क्या है अपना अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 13। यदि रीता का वेतन गीता के वेतन से 25% अधिक है तो गीता का वेतन रीता के वेतन से कितने परसेंट कम है, 20% आएगा आंसर। कैसे डिटेल में समझाता हूं, बहुत ज्यादा डाउट होता है इस क्वेश्चन में,
मैंने लिखा रीता, मैंने लिखा गीता। क्वेश्चन कह रहे हैं रीता का वेतन गीता के वेतन से 25% ज्यादा है, रीता का वेतन गीता से 25% ज्यादा है, मतलब इनका 100 है तो ये कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, कितना आ जाएगा 100 से 125 आ गया। तो गीता का वेतन रीता के वेतन से कितने परसेंट कम है। अब ये कह रहा है कि जो ये इनका वेतन है ये इससे कितने परसेंट कम है। भाई 25 कम है, कंपैरिजन कह रहा है रीता के वेतन से कितना कम है, मतलब 125 से कितना कम है ये आपको निकालना है। दिस इज 1/5 और ये आ जाएगा 20%, विच इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज ऑप्शन नंबर बी। 20% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बताइए, डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। मैं बढ़ता हूं दोस्त अगले क्वेश्चन में, चूंकि ये तो था बच्चों वाला प्रश्न और ये सब प्रैक्टिस हो तो आप देख के ही इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 16 दिनों और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब ए काम को करता है 16 डेज में, बी काम को करता है 12 डेज में। एलसीएम कितना आ जाएगा 48, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 और 2। यहां तक तो सारे क्वेश्चन में लगभग टाइम एंड वर्क में हम यही कर रहे होते हैं। अब क्या कहते हैं, दोनों 4 दिन काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, ज्ञात कीजिए शेष काम, बी ने शेष काम को पूरा करने में कितना समय लिया। दोनों 4 दिन तक काम करते हैं दोस्त, अगर दोनों 1 दिन काम करेंगे, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, 12 × 4 होना चाहिए, जल्दी जल्दी मैंने 2 लिख दिया, वो 4 ही होगा। 12 चौको 48, 16 3 48, ठीक है। तो 1 दिन का काम कितना होगा 3 + 4 7। तो अगर 1 दिन का काम कितना है 7 यूनिट, 1 दिन का काम 7 यूनिट है तो 4 दिन का काम कितना आ जाएगा, 4 दिन का काम आ जाएगा 7 × 4 यानी कि 28। टोटल काम था 48, 28 हो चुका है तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा 48 - 28 यानी कि 20। अब कह रहे हैं शेष काम को बी को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम बाय बी कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 और बी की एफिशिएंसी कितनी थी 4, कितना दिन लगेगा 5 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, कोई टेक्निकलिटी नहीं है, डायरेक्ट किया जाने वाला क्वेश्चन है। बात क्लियर है, कोई डाउट है तुरंत पूछिए, नहीं तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हालांकि ये क्वेश्चन वैसे नहीं है जिनमें यूजुअली डाउट होता है, जिस क्वेश्चन थोड़ा सा भी अच्छा है आई एम टेकिंग प्रॉपर टाइम टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। राइट, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं 8000 की राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 720 है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। 8000 की राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज। बेटा अगर 2 साल का साधारण ब्याज 720 है तो बोलो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, दैट इज 360। कितना आ जाएगा 360। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 360 रुपए का ब्याज 8000 पे मिलता है, कितना परसेंट होगा आपने कैलकुलेट करना है। ये कितना आ जाएगा 8 चौको 32, बचेगा 4 8 45, 4.5%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 4.5% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4.5% इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का जितना नाम सिंपल उतना काम सिंपल, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत आराम से कर सकते हैं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 2225 रुपए और 8 सालों में 2606 रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो ये रहा प्रिंसिपल, यहां से 4 सालों में ये कितनी हो जाएगी 2225 हो जाएगी, और यहां से अगले 4 सालों में ये 2606 हो जा रही है। तो कहते हैं साहब कि मूलधन याद करो। कैसे करेंगे जरा देखो भाई, यहां इन 4 सालों में आपको टोटल कितना एसआई मिला है ये निकाल लो। तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, और यहां पर आपके पास फिर ये कितना है 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा, मतलब 381 रुपए। 4 सालों में साधारण ब्याज मिला है 381। और जैसे मैं बार बार कहता हूं साधारण ब्याज का नाम सिंपल है तो काम भी सिंपल है। अगर इन 4 सालों में 381 मिलेगा यानी इन 4 सालों में भी 381 ही मिला होगा। तो अब आपसे कह रहे हैं राशि बता दो, तो P में 381 जुड़ के 2225 बन जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी
22225 माइनस में 381, 5 में 1 गया 4, यही आंसर है। आपको कहाँ गया 1844 दिख रहा है, देख लो। 5 में 1 गया 4, उसके बाद 12 में से 8 जाएगा 4, उसके बाद 11 में से 3 जाएगा 8 एंड 1, तो 1844 इज द आंसर। एकदम सिंपल वाला सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत डिटेल में इत्मीनान से ही मैंने आपको ये प्रश्न को समझाया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कहते साहब रिमाइंडर बता दो इसका। अभी तक रिमाइंडर के क्वेश्चन हमें शायद नहीं देखने मिले। कह रहे 4 की पावर 999 बटे में 7। देखो बहुत सारी थ्योरम, विल्सन थ्योरम, फर्मैट्स थ्योरम, ये थ्योरम वो थ्योरम, टोशन मेथड, सब कुछ है, वो सब बहुत हेल्प करते हैं। मैं आपको बड़ा बेसिक बताता हूँ इस सीरीज में, जो कि मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ा, मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ, तो कोशिश ये भी रहती कि आपको बहुत ज्यादा वो ट्रिक्स ना बता दूं जो शायद आपको पहले से ना पता हो, तो हम बेसिक से ही बता देंगे भाई। एक 4 की ऐसी पावर जिसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ऐसी वैल्यू आ जाए जिसको कैलकुलेट किया जा सके। तो देखो 4 की पावर 3 कितना होता है। अगर मैं 4 की पावर 3 बटे में 7 करूं तो 4 की पावर 3 कितना होता है बेटा 64। 4 चौको 16, 64, 64 बटे में 7 करोगे 7 9 63, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इतने पार्ट का रिमाइंडर 1 है और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 333, क्योंकि ये 999 है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी कैन से रिमाइंडर विल आल्सो बी 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत आपको नहीं लग रही होगी, बहुत आराम से हमने कर लिया। पावर 999 को बस तोड़ा है और कुछ नहीं किया। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है अपना अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर। एक व्यापारी ने 120 रुपए प्रति किलोग्राम और 220 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 2 प्रकार के चावल खरीदे। दूसरे प्रकार के 72 किलोग्राम चावल में पहले प्रकार के कितने चावल मिलाए जाने चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 40% का लाभ अर्जित करने पर 280 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए। बेटा एलिगेशन लगाते टाइम सबसे पहली बात ये समझना है आपको, कई बार बच्चे डाउट करेंगे कि जो वैल्यू आपने यहां पर लिखी है वही यहां पर, वही यहां पर। वैल्यू एज इन अगर यहां पर सीपी लिखा है, यहां पे सीपी, तो यहां पर भी सीपी होगा। यहां पर एसपी, यहां पर एसपी, तो यहां पर भी एसपी होगा। यहां पे चाल, यहां पे चाल, तो यहां पर भी चाल होगा, एंड सो ऑन। तो देखो यहां पर क्या है, ये क्या है, अगर 120 रुपए प्रति किलोग्राम है तो ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। 220 रुपए प्रति किलोग्राम है तो ये भी क्या है, कॉस्ट प्राइस। और कह रहा है कि 40% के लाभ पर 280 रुपए पर किलोग्राम में बेचा जा सकता है। इसका मतलब ये क्या है आपके पास, ये वैल्यू है सेलिंग प्राइस। तो क्या डायरेक्ट एलिगेशन लग सकता है, नहीं लग सकता, क्योंकि ऊपर दो आपके क्रय मूल्य दे रखे हैं और नीचे विक्रय मूल्य दे रखा है, डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगा सकते। और कई बारी बच्चे गलती करेंगे कि यार कंसेप्ट क्लियर है एलिगेशन का, लेकिन उसके बाद यहां पे लगाएंगे, फिर लगाएंगे कुछ वैल्यू गलत दे रखी है। तो सबसे पहले सीपी निकालना होगा। तो दोस्त अगर 40% के लाभ पर 280 में बेचा जा रहा है, यानी क्या हुआ, यानी ये हुआ कि 140% की वैल्यू 280 के बराबर है। सो 100% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 200। मतलब मिश्रण की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये होना चाहिए मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। बात क्लियर। अब डायरेक्ट एलिगेशन लगा दीजिए। 120 रुपए का आपने मिलाया है, 120 रुपए पर किलोग्राम का, 220 रुपए पर किलोग्राम का, और मिश्रण को 200 रुपए पर किलोग्राम में बेचा है। 200 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 80। 220 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा 20। रेशियो कितना आ जाएगा 1:4। अब देखो क्या कहना है, अब ये कह रहा है एक व्यापारी ने 120 और 220 की दर से 2 प्रकार के चावल खरीदे। दूसरे प्रकार के 72 किलोग्राम चावल में, ये है दूसरा प्रकार, और इसके 72 किलोग्राम चावल में पहले प्रकार के कितने चावल मिलाए जाए कि ऐसा हो जाए। मतलब ये जो 4 यूनिट है ये रिवल में 72 किलोग्राम के है। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 18 किलोग्राम। तो दिस इज व्हाट 18 किलोग्राम। मतलब दूसरे प्रकार के 72 किलोग्राम चावल को पहले प्रकार के 18 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाएगा। उस केस में जो मिश्रण बनेगा उसको अगर 40% के लाभ पर बेचोगे तो 280 रुपए पर किलोग्राम में वो बिकेगा। मेरा आंसर 18 किलोग्राम आ जाएगा, यही आंसर है।
तो आप समझ गए होंगे एलिगेशन लगाते टाइम खास ध्यान देना है कि भाई यहां सीपी लिख रहे हो, यहां सीपी लिख रहे हो, तो यहां पे सीपी होगा। बच्चे यहां पर गलती करते हैं, इसलिए आपको एकदम एग्जैक्ट बताया कितने पे बेचा जा रहा है, दैट मींस दिस वैल्यू इज एसपी। डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगेगा, यहां से सीपी निकालना पड़ेगा और फिर एलिगेशन लगेगा। बात क्लियर? बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन अच्छा था ये, रिलेटिवली ये सेट ही अभी तक जितने सेट हमने डिस्कस किए हैं उनमें से काफी बेहतर सेट था। 2-3 क्वेश्चन में काफी अच्छे देखने को मिले। ताश खेलते समय एक व्यक्ति अपने पैसों का 75% पहले राउंड में, शेष का 75% दूसरे राउंड में, शेष का 75% तीसरे राउंड में हार जाता है। उसके पास 100 रुपया बचा है, तो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे? शुरू में मान लो उसके पास x रुपए थे। बेटा अगर 75% वो हार गया तो बचाया कितना होगा? 25%। मतलब पहले राउंड के बाद कितना बचा? इतना बचा। फिर 75% हार गया तो दूसरे राउंड के बाद फिर 1/4 बचा। फिर 75% हार गया तो तीसरे राउंड के बाद फिर 1/4 बचा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अब 100 रुपए बचे हुए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6400। ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन था। कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग मैं हर सेट में लगाता हूं, 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में। आपको, आप रेगुलर बने होंगे इस सीरीज में, तो अब आपको क्वेश्चन देख के समझ में आने लगा कहां कहां मुझे कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग को लगाना है। कितने प्यार से आंसर आ गया, 6400। पढ़ता हूं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है संख्या 20, 32 और 36 का चौथा समानुपात। अब देखो बेटा 20 और 32 का रेशियो देखो, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, तो ये भी रेशियो 5:8 होना चाहिए। 5 से 36 डायरेक्ट नहीं करता, 72 पंचे 360 होता है, मतलब 5 का 7.2 गुना है। तो जो चतुर्थानुपाती होगा दैट विल बी इनटू में 7.2 हो जाएगा। 8 दूना 16 का 6 कैरी ऑन 1, 8 7 56, 1 57, 57.6 इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट ऐसे रेशियो से कर सकते हैं, किसी का मन होगा तो ऐसे कर लो। 20/32 बराबर आ जाएगा 36 बटे में चतुर्थानुपाती। अब आप चाहे इसको कर लो, 4 पंचे 20, 4 अठे 32। अल्टीमेटली हमने वही काम किया है। ये आ जाएगा 36 इंटू में 8/5। ये आ जाएगा 7.2 इंटू 8 जो हमने वहां पर किया था। आंसर इज सेम 57.5। हर सेट में मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शनेट, थर्ड प्रोपोर्शनेट का क्वेश्चन देखने मिल रहा है। बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 21? देखो कह रहे हैं पी बैंक से 5 लाख की धनराशि उधार लेता है, जो वर्ष की शुरुआत में 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लेता है। वह 40,000 की 11 समान किस्तों का भुगतान करता है। शेष धनराशि का भुगतान करने के लिए वर्ष के अंत में उसे अपनी बाइक गिरवी रखनी पड़ी। गिरवी रखी गई बाइक का मूल्य कितना है? देखो बेटा 5 लाख रुपए उधार लिया, ठीक है। अब देखो अगर आपको 18% इसका निकालना है, 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5 लाख का 18% निकालोगे 90,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90,000। तो कुल मिला के जो पैसा इसको लौटाना है वो 5,90,000 लौटाना है। 40,000 की 11 समान किस्तें, तो 40,000 की अगर 11 किस्तें लिया तो 4,40,000 रुपए तो उसको यहां से मिल जाएगा। 40,000 की 11 समान किस्तें दिया है तो 4,40,000 रुपए तो उसने यहां से लौटाया। कह रहा बची हुई धनराशि को बाइक गिरवी रख के देना पड़ेगा। तो 5,90,000 में से 4,40,000 अगर कोई घटा देगा तो कितना बचेगा? तो भैया कितना बचेगा? 1.5 लाख रुपए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो 1,50,000 इज द आंसर। देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये कोई यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं था, बस दिखने में लग रहा था सीधा क्वेश्चन था। 1.5 लाख इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी बेहद आसान था। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं एक दुकानदार थोक व्यापारी से सामान खरीद रहा है। थोक व्यापारी माल की 165 इकाइयों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित करते हुए माल की 1265 इकाइयां दुकानदार को बेचता है। थोक व्यापारी का लाभ आप लोग करोगे, शायद क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा ही था, ना जाने कितनी शिफ्टों में हमने ऐसे क्वेश्चन किए। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो आप लोग ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल एक्सप्लेन इन टुमारो सेशन, दैट मींस ऑन मंडे आई विल टेक द सेशन और मैं एक्सप्लेन करूंगा जितने भी क्वेश्चन। मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े, एक में कैलकुलेशन छोड़ा है और ये बहुत बार बता चुका हूं। नहीं आएगा लिखो, मैं बताऊंगा अगले सेशन में। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23वां कहते हैं संजीव का वेतन पहले 50% कम किया गया, फिर 50% बढ़ा दिया गया, उससे अपने वेतन का कितने प्रतिशत हानि हुई। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 100 रुपया है, अगर 50% कम कर दिया गया तो कितना बचा 50, फिर 50% बढ़ा दिया गया, 50% इसका बढ़ा दोगे तो 25 बढ़ जाएगा यानी कि 75 हो गया। कह रहे कितने का हानि हुई, अल्टीमेटली 100 से 75 हुआ, 25% डाउन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, 25% उसका वेतन डाउन हुआ है। दिस इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, क्योंकि ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। क्या कहते हैं, एक समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से एक 16 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। देखो बेटा, ये होता है समांतर, ये होता है समांतर चतुर्भुज, ये तो सबको पता है। कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर ये है 16 और ये है 12, एक 16 है एक 12, यही कह रहे हैं। यदि 16 सेंटीमीटर आयाम की दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 सेंटीमीटर, मतलब अगर ये दूरी मैं देखूं तो ये कह रहा है ये 24 सेंटीमीटर, हालांकि बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये 24 सेंटीमीटर है, तो इसके अन्य दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी। मतलब अगर मैं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो कह रहे ये दूरी कितनी होगी। देखो भैया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, बात क्लियर। तो आधार गुणे ऊंचाई, तो 16 आधार है, 24 ऊंचाई है, और यही क्षेत्रफल मैं इस 12 को आधार मानकर और इसको मैं ऊंचाई मान सकता हूं, तो मैं 12 इंटू में h भी कह सकता हूं। एक ही पैरेललोग्राम में तो क्षेत्रफल कैसे भी निकालो, आधार गुणे ऊंचाई आना चाहिए। तो एक बार मैंने 16 को आधार माना, 24 को ऊंचाई माना, तो ये लिखा। अब मैं 12 को आधार मान रहा हूं और जो ऊंचाई निकालनी है उसे कैलकुलेट कर रहा हूं। 12 से 2 बार ये चला गया, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, विच इज ऑप्शन नंबर बी। 32 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी फिनिश हो गया। और अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा अंतिम प्रश्न। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 25। एक बस 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यात्रा समय को 20 मिनट तक कम करने के लिए बस को किस चाल से चलना चाहिए। देखो बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल है और कह रहा है कि 50 किलोमीटर में 50 मिनट में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड ये है, टाइम को आप आर में बदल लीजिए, ये कट गया, मतलब डिस्टेंस बराबर आ गया 50 किलोमीटर। अब देखो क्या कह रहा है, यात्रा समय को 20 मिनट तक कम करने के लिए, अंग्रेजी पढ़ लो, टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी टू 20 मिनट्स। देखो यहां पर एक डाउट हो सकता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। 20 मिनट तक कम करने से एक सेंस ये आ रहा है कि 20 मिनट कम करना है, 50 से 30 करना है, लेकिन इंग्लिश एकदम क्लियरली बता रही है कि 20 मिनट करना है, मतलब यात्रा के समय को 20 मिनट करना है, तो चाल पूछ रहा है। तो अब आपको बताना है स्पीड, यात्रा का समय कितना करना है 20 मिनट करना है। कह रहा है टू रिड्यूस टाइम ऑफ द जर्नी टू 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट में आप उस दूरी को ट्रेवल करना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 50 और कितना आ जाएगा, समय 20 मिनट है, 20 बटे 60 कर दीजिए, 1/3 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 50 इंटू में 3, यानी कि 150 इज द आंसर। 150 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसी के साथ हो गया अपना ये सेट फिनिश। रिलेटिवली काफी बेटर शिफ्ट थी ये, पिछली जितनी हमने शिफ्ट डिस्कस की है, अच्छा लेवल देखने को मिला है, मतलब ये पेपर ठीक है। तो आगे के शिफ्ट में आपको और मजा आएगा, नई नई लर्निंग होगी। आई होप मजा आया होगा। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं मिलूंगा आपका आपसे मंडे को एक नए पेपर के डिस्कशन के साथ और आपके टॉपिक्स के साथ भी। ठीक है, मिलते हैं मंडे 3 बजे एक बार फिर से। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।